हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उनके कुछ रूल्स के बारे में बात की है। और जैसे जैसे अपने चैप्टरों में IUPAC नाम आते जाएंगे अपन इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं इस टॉपिक पे पूरा नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप वो ज़रूर पूछते रहिए। मैं आपको उन चीज़ों को या उन डाउट्स को क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो फिर भी अपन एक दो IUPAC नामों पर अपन और बात कर लेते हैं। जैसे अपन को एक अच्छा सा एग्जाम्पल डाल लेते हैं। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे C2H5 एथिल। यहाँ ऐड कर लेता हूँ, जैसे क्लोरीन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल यूज करना चाहूँ तो अपनी नंबरिंग काउंटिंग कहाँ से आएगी? ब्रोमीन से आएगी, क्योंकि ये E से स्टार्ट हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है और ये B से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर काउंटिंग अपने 1 2 3 4 5 और 6, इस हिसाब से अपना जो नाम बनता है वो क्या बनता है? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 एथिल, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? अब यहां देखिए, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 एथिल, साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं यही काउंटिंग क्लोरीन से करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां देखिए बच्चों, मेरे पास नाम क्या बन रहा है? अगर मैं ये बाहर वाले काउंटिंग अगर लेके नाम लिखना चाहूं तो मेरे पास नाम बनता है 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो और 2 एथिल, साइक्लोहेक्सेन। अब लोरेंत्ज़ स्टेफेनसन रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? इनकी काउंटिंग करेंगे। तो 5 और 1 6 और 2 7, और यहां पे आ रहे हैं 1 3 4 और 4 ये 8। तो इस हिसाब से देखिए, नंबर ऑफ काउंटिंग में यहां 8 टोटल नंबर बन रहे हैं और यहां 7 बन रहे हैं। तो इस वजह से अब अपन यहां अल्फाबेटिकल नाम लिखने की बजाय कौन से नाम को लिखेंगे? इस नंबर की काउंटिंग में जिस साइड कम नंबर आएंगे वो नंबर आपको नाम सही लिखना होगा। इसका मतलब इसका राइट नाम ये होगा, ये वाला नहीं। समझ गए ना इस बात को आप? देखिए, अगर आपको रिंग वाला या कोई भी साइक्लो कंपाउंड मान लो या एरोमेटिक कंपाउंड मान लो, उस समय जब आप ये नंबर लगा के जब आप नाम लिखते हो तो उस समय आप उनके टोटल नंबर चेक करेंगे कि टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। तो जिसमें टोटल नंबर कम बनेंगे वो नाम आपका सही होगा। एक ही जगह पर अगर 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यानी कि साइक्लोहेक्सेन पर अगर मैं यहां 2 मैथिल ग्रुप ऐड कर देता हूं और यहां एक एथिल ग्रुप ऐड करता हूं, तो अल्फाबेटिकली जो रूल है वो क्या कहता है? एथिल से काउंटिंग आनी चाहिए 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यहां भी आपको ध्यान रखना है कि जहां 2 सब्स्टिट्यूट या 2 प्रतिस्थापी जहां लगे होंगे आपको उसे प्राथमिकता देनी होगी। इसका मतलब इसकी काउंटिंग जो है ये न करके अपन कहां से करेंगे? यहां से नंबर 1 मिलेगा इसे 1 2 3 4
5 और 6। फिर आप इसका नाम लिखोगे। देखिए, अगर मैं अंदर वाली काउंटिंग से इसका नाम लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या नाम बनता है? 1 एथिल, 4 डाइमेथिल, डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं बाहर वाली काउंटिंग से अगर इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा? 4 एथिल, 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए, नंबर ऑफ काउंटिंग 144, यानी टोटल काउंटिंग नंबर कितने बने अपने पास? 9। और यहां कितने बन रहे हैं? 6। तो इसका मतलब अपना राइट नाम या सही नाम कौन सा होगा? ये वाला, बाहर वाली काउंटिंग से। तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी आईयूपीएससी लगभग क्लियर है। फिर भी अगर कोई समस्या है, दिक्कत है, तो आप जरूर पूछिए। आपके वो जो भी डाउट होंगे अपन वो चलती क्लास लगातार साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है CX बॉन्ड की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो देखिए बच्चों, CX बंध किस प्रकृति का होगा वो चीज आपको यहां क्लियर कर देनी है। तो नॉर्मली से अपन बात कर लेते हैं। चलो एस तो मैं यहां नहीं रखूंगा, या एक्स डाल देता हूं। एक्स मतलब हेलोजन। तो यहां देखिए बच्चों, बॉन्ड किसका है? कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड है। तो नॉर्मली सी बात है कि बॉन्ड कौन सी नेचर या किस प्रकृति का होना है? सहसंयोजी, क्योंकि कार्बन सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए यह बंध भी सहसंयोजी प्रकृति का ही है। लेकिन कार्बन और हेलोजन की विद्युत ऋणता की अगर मैं बात करूं, नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, तो हेलोजन की विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होगी। आयोडीन लगभग बराबर आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की विद्युत ऋण या विद्युत ऋणात्मकता वो कार्बन से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा किस तरफ चला जाएगा? हेलोजन की ओर विस्थापित होगा। और जब बच्चों हेलोजन की ओर विस्थापित होगा तो सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं कि इस हेलोजन पर कौन सा चार्ज बनेगा? आंशिक ऋण आवेश। और इस कार्बन पर कौन सा आवेश बनेगा? धनावेश। ये बहुत जरूरी चीज है। यही आपको रिएक्शन का बेस बताएगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, प्रकृति में जितने भी प्रकार की रिएक्शनें चलती हैं वो सिर्फ इसी बेस पर जुड़ी हुई हैं कि अपोजिट आवेश में क्या है? आकर्षण, और सेम आवेश में क्या है? प्रतिकर्षण। मैं हर एक रिएक्शन को यहां तक आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? अगर आपके कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप उस पर कमेंट करते जाना, पूछते रहना। मैं हर रिएक्शन को यहां तक पहुंचा दूंगा। और यह चीज आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हो कि सेम आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। बस यही बेस है रिएक्शनों का। क्योंकि अपन सभी जानते हैं कोई सजीव तो है नहीं ये कंपाउंड कि इनको कह दिया जाए भाई तू ऐसा कर लेना
तो ये वैसा कर लेगा। ये तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और रूल अपना क्या कहता है? विपरीत आवेश में आकर्षण और समान आवेश में प्रतिकर्षण। तो इसलिए इस चीज का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। और यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली अपन कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, और इन कार्बनिक कंपाउंड में जिस कार्बन के साथ ये 6 तत्व लगे होंगे, 6 तत्व शायद आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये 4 हेलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 6 एलिमेंट जिस कार्बन पर होंगे, ये सबसे जरूरी चीज आ रही है, अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो इसको। ये 6 एलिमेंट, ये 6 तत्व जिस कार्बन से जुड़े होंगे उस कार्बन पर कौन सा चार्ज रहेगा? आंशिक धनावेश। और इन तत्वों पर कौन सा चार्ज रहेगा? आंशिक ऋणावेश। इस चीज को आप नोट करके रखेंगे अपने दिमाग में अच्छे से, ठीक है? तो अब थोड़ा सा अपन इस बॉन्ड या इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में देखिए, पहली चीज अपन ने क्लियर कर दी कि कार्बन का हेलोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना है? सहसंयोजी। और दूसरी चीज अपन इसमें बता रहे हैं कि कार्बन के कंपेयर में हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है। इस वजह से बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म किस तरफ चला गया? हेलोजन की तरफ चला गया है, जिसके कारण हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश बन गया और कार्बन पर आंशिक धनावेश बन गया। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि इस बॉन्ड के अंदर आंशिक आयनिक गुण उत्पन्न हो गया। बस इन चीजों को जोड़ दो, ये टॉपिक आपका खत्म। CX बंध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। CX बंध की प्रकृति बताइए। अगर आपसे यह पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे कि CX बंध सहसंयोजी प्रकृति का होता है, लेकिन हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा अधिक होने के कारण बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म हेलोजन की ओर विस्थापित हो जाता है, जिस कारण हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। अर्थात इस बंध में आंशिक आयनिक गुण उत्पन्न हो जाता है। ये चीजें आप इस टॉपिक के अंदर या इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे। सहसंयोजी प्रकृति का होता है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर विस्थापित हो गया, इसलिए यहां ऋणावेश या धनावेश, बंध आंशिक आयनिक प्रकृति का। क्लियर? चलो तो बच्चों, वापस बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। तो अब अपन थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है हेलो एल्केन का विरचन, निर्माण उसका, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब देखिए बच्चों, अगर अपने को हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ना है, कैसे बनते हैं, उनके विरचन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहां आपको कुछ रिएक्शनें पढ़नी है। रिएक्शनों में ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिएजेंटों के बारे में बता देता हूं। तो इस टॉपिक के अंदर एंट्री करने से पहले अपन जान लेते हैं कि अभिकर्मक जो हैं वो कितने प्रकार के अपन यूज करने वाले हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो बनते हैं,
उन चीजों के बारे में। तो सबसे पहली बात आप देखिए बच्चों कि सहसंयोजी बॉन्ड जो है उसका अपघटन जो है, विदलन जो है, वो दो टाइप से होता है। एक तो समअपघटन या इसको समास विदलन भी बोलते हैं। दूसरा विषमापघटन और इसको विषमास विदलन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं समअपघटन क्या है। तो देखिए बच्चों, ये जो समअपघटन है बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। समान अपघटन मतलब बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच से टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर चला जाएगा। इस प्रकार अपने पास एक अभिकर्मक बनेगा जिसे कहते हैं मुक्त मूलक अभिकर्मक। ठीक है, तो विषम अपघटन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वापस सुन लीजिए बच्चों, समअपघटन में बंध कहां से टूट रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच से। एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर, और इस प्रकार से आपको एक रिएजेंट प्राप्त होता है, एक अभिकर्मक मिलता है। कौन सा? मुक्त मूलक अभिकर्मक। आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हो। 12th स्टैंडर्ड के लिए तो कोई विशेष जरूरत है नहीं इसकी, क्योंकि ये चीजें 11th स्टैंडर्ड की है, या फिर आगे आप जाके कॉलेज में पढ़ोगे थोड़ा बहुत इसे। तो परिभाषा में अपने को सिर्फ यही बताना भाई ये कैसे टूटा है, यानी सहसंयोजी आबंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म आबंध अपघटन के दौरान जब दोनों परमाणुओं पर एक एक स्थानांतरित होता है तो उसे अपन समअपघटन कहते हैं। समअपघटन के दौरान मुक्त मूलक अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब देखिए बात अपने पास मेन जो ये आती है कि ये समअपघटन होगा कब, कैसे होगा, जिससे ये आपका अभिकर्मक बनेगा। तो समअपघटन के लिए यहां मैं कुछ कंडीशन अप्लाई कर देता हूं जो अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए पर्याप्त होंगी, काम करेंगे अपने 12th तक। वो कंडीशन ये है कि एक तो मैं ये मान लूं कि अपने को ऐसा बंध चाहिए जिसके दोनों तरफ समान विद्युत ऋणता वाले तत्व या समूह जुड़े हों, यानी बंध के दोनों तरफ के समूह समान विद्युत ऋणता वाले हों। वो परमाणु भी हो सकते हैं, मतलब एक तत्व भी हो सकते हैं और एक समूह भी हो सकता है, लेकिन एक जैसा हो, दोनों तरफ समान विद्युत ऋणता वाला हो। ये आपको विशेष ध्यान रखना इन कंडीशन पे। पहले कंडीशन समझ गए। दूसरी कंडीशन, बंध को तोड़ने के लिए विद्युत ऊष्मा प्रकाश का यूज किया गया। अपने आप तो बंध टूटेगा नहीं, क्योंकि पहले से बना हुआ एक स्टेबल यौगिक है। तो उसे तोड़ने के लिए या तो कोई दूसरा रिएजेंट चाहिए अपने को, या ऐसा कुछ चाहिए। तो यहां मुक्त मूलक अभिकर्मक बनाने के लिए ये दो कंडीशन आपके पास हैं। पहली, आपको ऐसा बॉन्ड चाहिए जिसके दोनों तरफ समान विद्युत ऋणता वाले तत्व या समूह उपस्थित हो, और दूसरी कंडीशन, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए
विद्युत ऊष्मा या प्रकाश का प्रयोग किया गया हो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैं प्रकाश की उपस्थिति में इसको अगर तोड़ूं तो कौन सा विघटन होगा? समास विदलन आएगा। देखिए पहली कंडीशन का पालन हो रहा है, दोनों समान विद्युत ऋणता वाले हैं। दूसरी कंडीशन का भी पालन हो रहा है, प्रकाश रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा अभिकर्मक बन जाएगा अपने पास? क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, C2H5 या C6H5 कर लेता हूं, C2H5 भी डाल सकते हो। ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। इसको भी मैं विद्युत से प्रकाश से तोड़ देता हूं। तो आप देख सकते हो, कोई पहली कंडीशन यहां से है, दोनों समूह समान है। दूसरी कंडीशन का भी पालन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। यहां से ब्रेक होने के बाद अपने पास क्या बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, दो कंपाउंड बने इसके। अब एक्चुअल में क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वैसे तो मध्यवर्तियां बनती हैं, अभिकर्मक बनते हैं, वो एक्टिव ही होते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि ये तुरंत वापस अपघटित हो जाता है नए मुक्त मूलक में। अब आप ये कहोगे कि सर क्यों हो जाता है, तो मैं उसका भी जवाब यही दे देता हूं। उसका रीजन ये है कि मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि sp3 कार्बन जो संकरित कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है हमेशा। sp2 और sp संकरित कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी। तो यहां देखिए, ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन हुआ? sp2, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्रिया करने की बजाय इस कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा क्रिया करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेनिल मुक्त मूलक में, और यहां से CO2 है वो फ्री हो जाएगी। देखिए एक बात मैं और यहां बताना चाहता हूं आपको, कोई भी रिएक्शन क्यों होती है? एक चीज तो कि अगर दो अभिकर्मक आप आपस में मिला रहे हो, दोनों पर किसी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट है, ऋणावेश और धनावेश, तो उनके अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच एक बॉन्डिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, बंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब यदि बनने वाला बंध ज्यादा मजबूत है पहले से प्रेजेंट बंधों की अपेक्षा, तो नया बंध बन जाएगा और पहले वाला कोई टूट जाएगा, और इस प्रकार से अपने को एक नया कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब ज्यादा स्टेबल, भाई मजबूत बंध होगा जितना ज्यादा, वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो हर एक रिएक्शन में यही होता है कि जो अभिकर्मक आपने मिलाए हैं उनकी क्रिया से अगर कोई उनकी अपेक्षा ज्यादा स्थायी यौगिक बन रहा है तो वो आपस में क्रिया करेंगे और ज्यादा स्थायी यौगिक बना लेंगे। तो देखो वही यहां पे हुआ है। इस मुक्त मूलक के कंपेयर में फेनिल मुक्त मूलक है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अभी अपन बात करेंगे इसके स्टेबिलिटी की भी। ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी की वजह से इसकी क्रिया हो रही है।
इसी की वजह से ये एक्टिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बेंजीन वलय के अंदर विस्थानीकृत होता है। और अपन इस चीज को पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं कि जो जितना ज्यादा विस्थानीकृत होगा, जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। और स्थायित्व और क्रियाशीलता ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी स्थायित्व बढ़ेगा तो क्रियाशीलता कम होगी, और क्रियाशीलता बढ़ेगी तो स्थायित्व कम होगा। तो अब अपन समझ चुके हैं कि इस मुक्त मूलक के कंपेयर में ये मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से ये तुरंत किस में बदल जाएगा, अधिक स्थायी मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मुक्त मूलक अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो निर्माण के बारे में आप समझ गए हो। ये दो कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं डायरेक्टली ये लिखता हूं, जैसे यहां मैं लिखूं Cl और यहां मैं डाल दूं AlCl3, ये वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल एक छोटा सा समझाने के लिए डाल रहा हूं। तो यहां देखिए, मैं देखूं भाई इसका कौन सा विदलन होगा। तो ऐसा बॉन्ड है अपने पास जिसके दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो बिल्कुल है, पहली कंडीशन का पालन हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या चाहिए मेरे को, बंध को तोड़ने के लिए मेरे को विद्युत ऊष्मा या प्रकाश चाहिए, न कि कोई कंपाउंड। तो यहां देखिए बच्चों, समास विदलन नहीं होगा, यहां विषम अपघटन होगा। और इस विषम अपघटन में ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ ये ग्रहण करेगा और यहां बनाएगा ये AlCl4- और Cl+, यानी विषम अपघटन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक बनेगा। तो ये मैंने इसीलिए डाला कि आपके दिमाग में रहे कि ये दोनों कंडीशन का पालन जहां होगा वहीं मुक्त मूलक अभिकर्मक बनेगा। तो इन दोनों कंडीशन को आप अच्छे से समझिए, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। एक पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से कार्बन पर ऋणावेश आएगा, कौन से पे धनावेश आएगा। धनावेश कौन से कार्बन पर, जिस पर वो 6 एलिमेंट लगे हुए हैं, और 6 एलिमेंट अगर नहीं है तो बाकी कार्बन पर क्या रहेगा, ऋणावेश रहेगा। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो ये देखिए अपना पहला काम हो गया, समास विदलन के दौरान मुक्त मूलक अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब अपन मुक्त मूलक अभिकर्मक की स्टेबिलिटी की बात कर लें, स्थायित्व की बात कर लें। तो यहां देखिए, अगर मेरे पास कार्बन मुक्त मूलक है तो इनका जो स्थायित्व क्रम होगा वो क्या होगा, सुपर मैथिल मुक्त मूलक से ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री मुक्त मूलक इससे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री मुक्त मूलक इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 3 डिग्री मुक्त मूलक। अब आप ये कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे स्थायी हो गए, इसका स्थायित्व कम क्यों है, इसका स्थायित्व ज्यादा क्यों है। तो वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिसकी जितनी ज्यादा संरचनाएं पॉसिबल हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो अकेला है ये जितना ज्यादा विस्थानीकृत होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो यहां देखिए, मुक्त मूलक को जो स्थायित्व प्रदान करता है, जो स्टेबिलिटी देता है, वो 2 प्रकार के प्रभाव देते हैं। एक अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दूसरा अनुनाद प्रभाव। रेजोनेंस इफेक्ट। ये 2 प्रभाव है, ये मुक्त मूलक को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। दोनों प्रभाव में
ज्यादा इफेक्टेड प्रभाव कौन सा है? रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा प्रभावी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट IIT वगैरह में। अपने यहां नॉर्मली इनका स्टेबिलिटी कर्व अगर पूछ लिया जाता कभी कभार तो नॉर्मली से अपन बता सकते हैं ये। अब देखिए, इन चीजों को आप 11th में पढ़ चुके हो कि अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या है या अनुनाद प्रभाव क्या है, कैसे चलता है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि अतिसंयुग्मन प्रभाव में इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो आप उस चीज को समझ लीजिए। अतिसंयुग्मन प्रभाव के अंदर होता क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि रिक्त पी कक्षक ये दोनों ही कक्षक रिक्त मानते हैं अपन। ये कंप्लीट रिक्त है और ये आधा रिक्त है, आधा भरा हुआ भी बोल सकते हो इसे। और नेगेटिव वाले में क्या होता है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला तो अतिसंयुग्मन प्रभाव देता नहीं है, मतलब कार्ब ऋणायन जो है वो अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं देते हैं, मुक्त मूलक और कार्ब धनायन देते हैं। तो रिक्त पी कक्षक में नजदीकी कार्बन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिसके कारण मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन या धनावेश विस्थानीकृत होता है और इसे अतिसंयुग्मन प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई आपके? देखिए, यहां भी मैं आपको बता देता हूं, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास या तो कोई पी कक्षक पूरा खाली होना चाहिए या उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक में 2 आ सकते हैं ना, तो 1 है तो भी मतलब थोड़ा बहुत तो खाली, आधा तो खाली है ही। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि नजदीकी कार्बन अगर है तो, नहीं है तो उसी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर कोई नजदीक में कार्बन है तो उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां इन कक्षकों में प्रवेश करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा यहां करके बता देता हूं आपको। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां एक कक्षक 3 H के लगे हुए हैं, एक मैं इसको लिख देता हूं CH3, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं खाली वाला मान लेता हूं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये रिक्त कक्षक हो गया अपना। परिभाषा क्या कहती है? नजदीकी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या नजदीकी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करते हैं। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं? 1 ही कर सकता है। तो देखिए बच्चों, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां, इसी प्रकार यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा तो अपने पास क्या स्ट्रक्चर मिल रही है? H, ये वाला देखिए 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है, या इसको मैं कक्ष बना के दिखाऊं तो वहां 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहां डबल बॉन्ड आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बन चुका है। ये संरचना बनी। यहां की अगर मैं बात करूं तो क्या संरचना बनती है? ये बॉन्ड टूट गया और यहां अपने पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए, लेकिन यहां बॉन्डिंग नहीं आ रही है। बॉन्डिंग नहीं आ रही तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? H के साथ, ठीक है ना। फिर ये इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका कोई अतिसंयुग्मन प्रभाव विशेषकर नहीं हो रहा है। तो यहां देखिए, अब इसके नेक्स्ट संरचना की अगर मैं बात करूं तो इस सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर जाएगा, तो यहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार ये लगातार ये संरचनाएं अपन आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहां अतिसंयुग्मन प्रभाव सबसे ज्यादा संरचनाएं देगा, यहां इससे कम, यहां और कम, यहां सबसे कम।
इस वजह से इसका जो स्थायित्व है वो सबसे अधिक है। अनुनाद प्रभाव भी आप जानते हो कि अगर मैं किसी बेंजीन वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर ये मुक्त मूलक के रूप में है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा और यहां बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ये अतिशय गुण प्रभाव और अनुनाद प्रभाव के बेस पर ये बता सकते हैं कि किसका स्थायित्व अधिक है। तो अगर अपन से ये पूछा गया तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 3 डिग्री मुक्त मूलक हुआ। अगर मैं इसी के साथ एक फेनिल मुक्त मूलक कर लूं तो यहां कौन सा इफेक्ट आएगा, अनुनाद प्रभाव आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अतिशय युग्मन प्रभाव और अगर अनुनाद प्रभाव दोनों लगते हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा प्रभावी कौन होगा, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा। इस वजह से इसका जो स्थायित्व है वो इसकी अपेक्षा भी अधिक आएगा। तो अगर इन दोनों के बीच कंपेयर पूछा जाता है तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फेनिल मुक्त मूलक हुआ। तो इसके स्थायित्व से रिलेटेड क्वेश्चन और किस प्रकार आप इसके स्थायित्व की पहचान कर सकते हो ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये मान लो कि आप हर एक रिएक्शन का बेस होंगी, इसी पर अपनी टोटल रिएक्शनें चलने वाली हैं। तो आपको इस क्लास को अच्छे से अटेंड करना और ढंग से इन चीजों को तैयार करना। किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप इससे कमेंट करके आप बताना, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।